हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि कल एफआरओ का एग्ज़ाम हुआ था आपका यूकेपीएससी द्वारा जो कंसिडर किया गया था एग्ज़ाम को। तो 28 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था एफआरओ का, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। तो इसमें जो पेपर आया था उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छा पेपर था। हम ना इसको इजी कहेंगे और ना हार्ड कहेंगे, ठीक है। मॉडरेट पेपर था, अच्छा पेपर था। तो उत्तराखंड का पोर्शन और जीके जीएस का पोर्शन थोड़ा अच्छा इसमें था। बाकी मैथ्स रीजनिंग का हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। हम ओनली यहाँ पर जो है आपका जीके जीएस वाला पोर्शन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस ऐसा इसमें क्वेश्चन था, और बहुत अच्छा मुझे पेपर लगा। तो काफ़ी अच्छा पेपर आया था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। तो दोस्तों, आज हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोला प्रोला में उत्खनिज यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ था। तो जो यज्ञ वेदिका है आपका, बड़वाल यज्ञ वेदिका, ठीक है, शीलवर्मन का वहाँ पर मिला था हमको। तो शीलवर्मन कुछ योद्धे ही कहते हैं तो कुछ कुणिन कहते हैं। तो वैसी जो यज्ञ वेदिका है ना, 5 यज्ञ वेदिकाएँ थी उत्तराखंड में जो मिली थी, उसमें से प्रोला का एक था। तो जो यज्ञ वेदिका है वो कुणिन वंश की मिली थी। तो डी इसका हमारा यहाँ पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से किसका है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो हमारा है वो कालसी का अभिलेख है, अशोका कालसी अभिलेख, ठीक है, जो हमारे देहरादून के कालसी नामक स्थान पर अशोका शिलालेख मिला था। अगला हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दोस्तों देखो, परीक्षा वाणी देखोगे आप तो उत्तरकाशी देता है और चमोली है। और अगर भौगोलिक इसका क्षेत्रफल देखें तो चमोली का जो क्षेत्रफल हमारा वो ज़्यादा हो जाता है ना। तो चमोली हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था। तो देवभूमि का निर्देशन किसने किया था, आपका गोरान पैस्केलेविच ने किया था, ठीक है। तो ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में जो विकास खंडों की संख्या थी 95 है, ठीक है। अब जो ये 95 है, जो जब हमारा उत्तराखंड अलग हुआ था तो उस समय भी विकासखंड 95 थे। आज भी हमारे विकासखंड जो है 95 ही है। तो 95 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचों क्वेश्चन का। दोस्तों, ये शायद किसी बैच का होगा, जो भी शिफ्ट का है। आप लोग देख सकते हो आपकी कौन सी शिफ्ट है। तो क्वेश्चन सभी सेम ही रहते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, है ना। आगे पीछे होते हैं क्वेश्चन, तो आप अपने क्वेश्चंस को मिलान कर सकते हो। ये जिसकी भी शिफ्ट का होगा, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा ए का है, बी का है, कौन सा पेपर है, बट ये एफआरओ का पेपर है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, छठा क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो, क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है। तो उत्तराखंड से कौन से, जसपाल राणा हमारे उत्तराखंड से हैं, उन्मुख चंद भी हमारे उत्तराखंड से, ऋषभ पंत भी हमारे उत्तराखंड से हैं, ठीक है। ललित उपाध्याय जो हमारा क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललित उपाध्याय हमारे क्या है, जो उत्तराखंड के खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन वन्य जीव विहार हमें हिम तेंदुआ के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। तो हिम तेंदुआ के लिए जो प्रसिद्ध है, ठीक है, राजीव नेशनल पार्क जो हमारा, ये तो अभी हाथियों के लिए और टाइगर रिजर्व भी अब बन चुका है, ठीक है। तो गोविंद वन्य जीव विहार हमारा जो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हेली नेशनल पार्क जो हमारा है, ये किसका नाम है, आपका कार्बन नेशनल पार्क का पहले पुराना नाम है, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। तो कार्बन नेशनल पार्क का पहला जो नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। तो कार्बन नेशनल पार्क है उसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। तो यानी हेली नेशनल पार्क की स्थापना भी कभी 1936 में। निम्नलिखित में से किस ताल को मानव कंकाल पाए जाते हैं। तो मानव कंकाल किस ताल में पाए जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि जो रूपकुंड हमारा है, ठीक है, रूपकुंड जो हमारा ताल है, इसमें क्या है, कुछ कंकाल राजा के और रानी के और कुछ सैनिकों के यहाँ पर क्या है, हमें जो कंकाल तंत्र आज भी देखने को मिलते हैं। और रूपकुंड से होते हुए हमारी जो नंदा देवी राज जाति यात्रा है वो भी हमारे क्या यहीं से होते हुए निकलती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये चीज़, और इस रूपकुंड को रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रहस्यमयी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रहस्यमयी ताल कहा जाता है किसको, ये रूपकुंड को कहा जाता है रहस्यमयी ताल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की आप बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उत्तराखंड में वनराजी जो जनजाति है, ठीक है, किस जनपद में पाई जाती है। तो राजी जाति जो हमारी जनजाति है वो हमारे कहाँ, पिथौरागढ़ में पाई जाती है। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा बना था। तो ये बना था हमारा 2016 में, ठीक है। रम्माण हमारी जो है गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी का हिस्सा बना था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन है। तो इसके प्रथम न्यायविद कौन है,
पर न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत, ठीक है, पीसी पंत भी इसे कहते हैं, ठीक है, पीसी पंत भी इन्हें कहते हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा को जीवित प्राणी का सबसे पहला दर्जा दिया गया था और अभी हम को भी दिया गया है जीवित प्राणी का दर्जा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? ठीक है, पुरुषार्थ के संपादक कौन थे? तो गिरिजा दत्त नैथानी जो हमारे जो है वो पुरुषार्थ के संपादक हैं। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है, ठीक है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर जो स्थित है वो हमारा कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में है। कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में। 15 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई सरमन ओकले। कौन हो जाएगा? ई सरमन ओकले। होली हिमालय के पुस्तक के लेखक कौन है? ई सरमन ओकले। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो उत्तराखंड में वीडियो की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए उन्होंने ये चीज़ें बहुत जरूर अच्छा से पढ़ा होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर था। महेंद्र चंद हमारा जो अंतिम राजा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन यहाँ पर था। महेंद्र चंद। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो आदिनाथ के नाम से अजयपाल को जाना जाता है। अजयपाल को संज्ञा दी गई थी आदिनाथ की, ठीक है। तो गढ़वाल का वो शासक जिसको आदिनाथ की संज्ञा दी गई थी, आदिनाथ अजयपाल को, ठीक है। अगला हम बात करते हैं 19वां क्वेश्चन। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? ठीक है, तो कब जुड़ा था? 1900 में जुड़ा था। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? 1900 में। खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? खतलिंग से हमारे क्या है? भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। खतलिंग से भिलंगना नदी हमारी आती है। टिहरी में जो हमारा खतलिंग ग्लेशियर है। उत्तराखंड में खड़ी बोली के लिए पहले कवि कौन है? खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? ठीक है, तो खड़ी बोली के हमारे जो पहले कवि थे वो है हमारे लोकरत्न पंत गुमानी, ठीक है। तो गुमानी पंत भी नहीं कहते हैं, लोकरत्न पंत गुमानी भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पंत गुमानी या गुमानी पंत जो है हमारे कौन है? प्रथम खड़ी बोली के जो कवि हैं वो हमारे कौन है? लोकरत्न पंत गुमानी या गुमानी पंत। शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक, ठीक है, जो शिव प्रसाद डबराल हैं, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल हमारे क्या हैं? इतिहासकार हैं, ठीक है। तो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपने शिव प्रसाद डबराल का नाम सुना होगा। उत्तराखंड का जो इतिहास पढ़ोगे उसमें आप शिव प्रसाद डबराल का नाम सुनोगे एटकिंसन बद्रीनाथ पांडे के साथ। अगला जो हमारा उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हमारी कामेट, ठीक है। और पहली कौन सी? हमारी नंदा देवी और दूसरा हमारा कामेट, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन है? सबसे लंबा ग्लेशियर, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर हमारा होता है वो कौन सा? हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है हमारा उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो सबसे लंबा और सबसे बड़ा ग्लेशियर जो हमारा कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी जो लंबाई है हमारी कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है। दोनों की पिंडारी ग्लेशियर का भी 30 किलोमीटर है और जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसकी भी 30 किलोमीटर ही हमारी क्या है? लंबाई है। बट चौड़ाई में फ़र्क है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो सिर्फ 2 किलोमीटर चौड़ा है और जो हमारा पिंडारी ग्लेशियर है वो सिर्फ 400 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो गंगोत्री ग्लेशियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा नेहरू पर्वतारोहण यानी एनआईएम कहाँ है? ठीक है, ये पूछ रहा है 25वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनआईएम कहाँ है? तो एनआईएम हमारा कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में। तो उत्तरकाशी जनपद वालों को तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद में हमारा कौन है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, जहाँ से हमारे जो बछेंद्री पाल है उन्होंने यहाँ से ट्रेन लेकर एवरेस्ट की ऊंचाई पार की थी, ठीक है। तो उन्होंने भी यहीं से ही यहाँ पर पर्वतारोहण का अध्ययन किया था। अगला है हमारा हंसाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारी कौन सी हंसाने वाली गैस है? एंड वो, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हमारी क्या हो जाएगी? हंसाने वाली गैस। बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दाब जो है दाब को निरूपित करता है? तो दाब हमारा प्रेशर जो होता है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो जितना जो दाब होता है हमारा, तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना उसमें फोर्स कम लगेगा और जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा उसमें बल लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो दाब होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है। तो बल बटे क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है? दाब बराबर हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। प्रत्येक अंक क्षेत्रफल में लगने वाला बल जो हमारा वो दाब कहलाता है, ठीक है। तो ये 27 क्वेश्चन हो गया हमारा बी आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ आपका पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन यानी क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो यानी उपरोक्त में सभी संभावनाएं सही हैं, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण कौन सा है? ठीक है, तो अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण कौन सा है? हमारा कॉनिफेरल्स। ठीक है, कॉनिफेरल्स हमारा क्या हो जाएगा इसका? अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा, बीज विकसित होता है। बीज कहाँ विकसित होता है? बीज हमारा बीजांड पे विकसित होता है। ठीक है, ये सभी को पता है, बीज बीजांड पे विकसित होता है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 31वां क्वेश्चन जो हमारा है, मानवों में रक्त स्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त स्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? देखो, विटामिन के जो हमारा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रक्त के थक्का बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारा रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं होगा तो रक्त स्राव ज़्यादा हो जाएगा। तो मानव में रक्त स्राव की बीमारी जो होती है वो किसके कारण हो जाएगी? विटामिन के कारण। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, दूध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है। दूध का आंशिक निर्जीवीकरण कब होता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस पर जब हम उसको 30 मिनट तक के लिए गर्म करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? निर्जीवीकरण हो जाएगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का कोशिका विभाजन किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण करता है? तो किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण करता है? हमारा मेटाफेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस चीज़ का अनुभव किया जाता है कि काइस्मेटा का निर्माण हो गया। ठीक है, मेटाफेज में। मेटाफेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए इसका आंसर हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबिन की प्रकृति होती है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन की प्रकृति कौन सी होती है? प्रोटीन। तो इम्यूनोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी? तो प्राथमिक मेमोरी हमारी कौन सी है? रैम। ठीक है, RAM। ठीक है, रैम हमारी क्या हो जाएगी? प्राथमिक मेमोरी। म्यूकर माइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो म्यूकस माइकोसिस जो रोग है वो कवक के द्वारा होता है। तो 36 का हमारा क्या है? ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, माइकोसिस रोग होता है किससे? कवक से। इनमें से किस जंतु का जो ब्लड होता है? ठीक है, माइकोसिस, देखो म्यूकर माइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। इनमें से किस जंतु का में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? ठीक है, तीन हृदय वाला नीला रक्त होता है। ठीक है, तो किसका होता है? ऑक्टोपस में 3 चैम्बर होते हैं हार्ट्स के। ठीक है, और नीला इसका क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन, क्रोमियम और आयरन। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील जो होती है उसके तत्वों की बढ़ता हुआ क्रम जो है सबसे ज़्यादा किसमें? आयरन में होता है स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम उससे कम क्रोमियम, और उससे कम कार्बन। ठीक है, तो इसने पूछा है बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे कम किसमें? कार्बन, फिर क्रोमियम, फिर आयरन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी जो चिप्स होती है, आईसी चिप्स जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो वो बनी होती है हमारी सिलिकॉन की। ठीक है, ये सभी को पता होगा, जो आईसी बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। सती प्रथा का प्राचीन साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से। किससे मिलता है? एरन अभिलेख से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो किस बोधिसत्व को मिलता है? मंजूश्री का। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोंडा फडनीस किस राजवंश का शासक था? गोंडा फडनीस किस राजवंश का शासक था? तो ठीक है, तो ये हमारे किसका है? पहला राजवंश का ये शासक था गोंडा फडनीस। ठीक है, तो 42 का सी आंसर हो जाएगा। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? राम सिंह ने किया था। तो 43 का हमारा क्या ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम सिंह। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, तो 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 44 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर को यहाँ पर क्या है? आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? अकबर। ठीक है, तो अकबर को वहाँ पर क्या है? सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला हम बात करते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान निम्नलिखित में से शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव का समकक्ष था? ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव का समकक्ष था? तो वो इसका आंसर हो जाएगा दबीर। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष
भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हमारे हैं, ये फर्स्ट हमारे कौन है, आईसीएस परीक्षा पास करने वाले हैं। ठीक है, भारत के पहले सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले जो हैं वो कौन है, हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस देखो, इससे आपका क्या है, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे, अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियोज़ को देखिए, और अभी तक आपने मेरे वीडियोज़ को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोज़ दीजिए, ताकि आपका जो हेल्प है वो यहाँ से वीडियो के पेपर के लिए भी आपकी हेल्प हो जाए, और जिन्होंने एफआरओ का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए भी आगे के लिए ये क्वेश्चन उनके लिए वो अपने आंसर की देख सके, और जिनका लोअर पीसीएस का पेपर है उनके लिए भी ये फायदेमंद रहे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते जा रहा हूँ। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हमारे आईसीएस परीक्षा को पास करने वाले प्रथम हमारे जो हैं भारतीय हैं। ठीक है, तो इनको जो है आपका 1874 में 1874 में सिविल सेवा से हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1874 में इनको हटाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अब आपको भूलना नहीं चाहिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमारे हैं प्रथम आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय। ये पेपर में पूछा जाता है, वीडियो के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 48 का जो हमारा जो हो जाएगा, जो धर्मत का युद्ध है, ये धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। ठीक है, धर्मत का युद्ध जो है ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, और दारा शिकोह का जो पुत्र है सुलेमान शिकोह, ठीक है, वो हमारे कहाँ है, उत्तराखंड में आया था। किसके पास, गढ़वाल में हमारे पास आया, पृथ्वीपति शाह के पास, जिसके बेटा मेदिनी शाह ने इसको क्या कर दिया था, औरंगजेब के हवाले सौंप दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो आपसे क्वेश्चन, उत्तराखंड में क्वेश्चन बन सकता है कि वीडियो में कि कौन पृथ्वीपति शाह के, यानी गढ़वाल में कौन आया था, किसने शरण ली थी। ठीक है, तो कौन था, दारा शिकोह, उसने यहाँ पर क्या शरण ली थी। यह आ सकता है कि मेदिनी शाह ने किसको, औरंगजेब को सौंपा था। ठीक है, तो दिल्ली दरबार से कौन यहाँ पर आया था शरण लेने के लिए, तो दारा शिकोह यहाँ पर आया था। ठीक है, किसका पुत्र था, दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह यहाँ पर आया था। तो सुलेमान शिकोह हमारे कहाँ, गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के पास शरण लेने के लिए आया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, धर्मत का युद्ध जो है वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, और ये आपका क्या होगा, 1658 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसके बाद इस युद्ध के बाद ही क्या है, आपका जो सुलेमान शिकोह होता है वो भाग कर आता है गढ़वाल में। ठीक है, औरंगजेब इसके पिता को मार देता है। अच्छा, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। भारत एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग जो हमारे हैं भारत की यहूदी वायसराय हैं। किस ग्रंथ की रचना संध्या करनंदी के द्वारा की गई, ठीक है, तो रामचरितम। ठीक है, संध्या करनंदी के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई थी, रामचरितम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है, ठीक है, तो कौन सा जो लोकप्रिय समाचार पत्र है जो तमिल में प्रकाशित हुआ था, ये हो जाएगा हमारा स्वदेश मित्रम। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बाइट कितने बिट्स का होता है, ये अभी सबको पता है कि एक बाइट जो हमारा 8 बिट्स का होता है। ठीक है, तो 52 का ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं, हाफ बाइट कहलाती है। ठीक है, हाफ बाइट कहलाती है, हाफ बाइट क्या होती है, एक निबल के बराबर होती है। ठीक है, और उसके बाद एक बाइट क्या होता है, बिट्स के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ हम ऊपर देख चुके हैं। एक बाइट बनती है, फिर KB बनती है, किलो बाइट बनता है, फिर मेगा बाइट बनता है। ठीक है, तो हाफ बाइट जो होती है वो क्या होती है, निबल होती है। ठीक है, एक निबल, 2 निबल का एक बाइट होगा, 8 बाइट का एक ठीक है, हज़ार बाइट का एक KB होगा। ठीक है, आप देख लेना इसको। निम्नलिखित में से चौथी पीढ़ी का मोबाइल तकनीक कौन सा है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी का मोबाइल तकनीक है, तो आपका GPRS भी है। ठीक है, HSPA भी है, LTE भी है। ठीक है, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका बंदी प्रतिरक्षण। ठीक है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो था उनके द्वारा जो यहाँ पर आदेश जो अवैध रूप से निरोध के मामले में जारी किया गया था वो था बंदी प्रतिरक्षण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं, तो 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में
पंचायतों के लिए 29 विषय किया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिस राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा, ठीक है, वहाँ का राज्यपाल क्या करेगा, उसको नियुक्त करेगा। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, तो 58 का हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है वो हमारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, तो कितने, अब देखो अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अगर राष्ट्रपति को आपको हटाना है, ठीक है, देश के राष्ट्रपति को अगर हटाना है पद से, तो उसके लिए महाभियोग की जरूरत होती है। और महाभियोग के लिए आपका शर्त ये होती है कि आपका जो संसद है उस संसद में से 2/3 सदस्य हमारे क्या होने चाहिए, जिनका हस्ताक्षर वहाँ पर होना चाहिए कि हाँ भाई हम ये क्या है, राष्ट्रपति पसंद नहीं है, राष्ट्रपति को हटाना है। अगर 2/3 सदन, संसद के 2/3 सदन अगर उसमें साइन कर देते हैं तो आपका राष्ट्रपति को हटा दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 59 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज संबंधी निम्नलिखित समितियों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सी समिति पहले गठित हुई, कौन सी बाद में, पंचायती राज के लिए, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारा जो वीडियो पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पंचायती राज संशोधन में ये क्वेश्चन हमें देखना है कि कौन क्या है, ठीक है। तो जो हमारा पहली जो हमारी समिति हुई थी तो वही थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति हमारी फर्स्ट यहाँ पर चालू हुई थी। उसके बाद हमारा कौन सी है, अशोक मेहता समिति आती है, ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। उसके बाद हमारा GV राव समिति का गठन हुआ और फिर हमारा LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा, फिर आपका फोर्थ हो जाएगा अशोक मेहता समिति, फिर पहला हो जाएगा GV राव समिति और फिर हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। तो हमारा तीसरा, चौथा, पहला, सेकंड, तो हम कौन सा देखेंगे, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कौन सा, पहला हुआ बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GV राव समिति और फिर LM सिंघवी समिति, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है पंचायती राज संशोधन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, ठीक है। भारतीय निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो राज्यपाल आपका कानून बना सकता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ये मैं अपने वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन जो हमारा है ये आपका वीडियो पेपर में शायद आ चुका है, सॉरी कनिष्ठ के पेपर में आ चुका है। राज्यपाल किस अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकता है, ये शक्ति उसको किस अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उसे प्रदान है। निम्न में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो कौन से इसमें संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो 42वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आपका संवैधानिक जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना रखी गई है, ठीक है, उसमें संशोधन किया गया। राज्यसभा के सदस्य जो हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। 3-3 वर्ष के अंतराल में इनको चेंज किया जाता है, जिसका 6 वर्ष पहला कंप्लीट हो जाएगा फिर वो उसकी जगह पे दूसरा आएगा, तो 3-3 वर्ष के अंतराल में से कट कर दिया जाता है इनको, तो 6 वर्ष का टोटल इनका कार्यकाल होता है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है, ठीक है, तो वयस्क मताधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 326 हमारा क्या है, वयस्क मताधिकार से संबंधित है, तो 18 साल से ऊपर वाला क्या है वोट दे सकता है। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर में, ठीक है। तो जोधपुर में क्या है हमारा मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से राज्य में कौन अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, तो अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, तो किस वर्ष जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग आपका सर्वप्रथम कब हुआ था, आपका 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, पुनर्गठन आयोग का
वो किया गया था, ठीक है, स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा भारत प्रथम राज्य है जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा अभी वीडियो के पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सर जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में हुआ, इसको को भी ध्यान रखिए, ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, उत्तराखंड से संबंधित है। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? ठीक है, देखो जो भारत की वन रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत तो भारत का वन रिपोर्ट जो कहता है कि 33% क्षेत्र पर क्या है वन हमारा होना चाहिए, ठीक, 33% क्षेत्र पर। परंतु 2017 की जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हमारे क्या 21.54% भाग पर ही क्या है हमारा सिर्फ वन बताया गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती? किसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो जो अनुसूचित जातियां हैं ये हमारी नागालैंड में भी नहीं पाई जाती और अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो दोनों इसका करेक्ट आंसर है और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा डाउट है, इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए और मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन इसका सही आंसर है। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट का क्या मतलब होता है? जन्म दर का बढ़ना, ठीक है। अगर जन्म ज़्यादा हो रहे और मर कम रहे तो उससे क्या होता है, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट का बढ़ना, जनसंख्या विस्फोट क्या होगा? उच्च जन्म दर, ठीक है, जन्म दर का बढ़ना और मृत्यु दर का घटना, ठीक है, निम्न मृत्यु दर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब क्या होगा, जन्म दर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी, तब क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। अगर जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात जनसंख्या तो घटेगी फिर, है ना। और दोनों अगर ज़्यादा होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और दोनों कम होंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब ज़्यादा होंगी जन्म दर और मृत्यु दर कम होगी तो हमारे क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो समुद्र की तट रेखा, ठीक है, सिर्फ तट रेखा पूछा गया है, तो 7,516.6 किलोमीटर इसकी क्या है, तट रेखा की कुल लंबाई है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक है, तो कोयला क्षेत्र कौन है हमारा? रानीगंज, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज। अंतःस्थलीय जलमार्ग भारत IAAI का संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 में गठित हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? नोएडा में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, भारत IAAI का संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति का आयोग का प्रथम सभापति रहा? ठीक है, तो काका साहेब कालेलकर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति रहे? काका साहेब कालेलकर, ठीक है। भारतीय संविधान के विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो विधि का शासन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? ठीक है, विधि का शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, डन। दोस्तों बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन के में मतदान की आयु को कम करने की संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु को कम किया गया? ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये किया गया, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे के जो भी पेपर आने वाले हैं हम सभी को हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। और आगे की आपका लोअर पीसीस और पटवारी के लिए हम बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी करेंगे। नए बैच यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से हम उत्तराखंड को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, जीके जीएस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लोअर पीसीस का FR होगा, जो भी आपका UKPSC UKSSC का अपडेट होता है वो सभी आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की थी? ठीक है, तो वन रोपण परियोजना किसने शुरू की थी? गुजरात ने की थी, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलिनिपॉन 2021 कहाँ आयोजित हुई थी? ये तो जापान में की गई थी। टिकट प्रदर्शनी फिलिनिपॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? जापान में, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021
में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो भारत का रैंक कौन सा है, 46वां रैंक इसका है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर 80 का सी इसका करेक्ट आंसर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है, 46वां। FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष है। ठीक है, तो कौन सा भारतीय राज्य जो है वो सबसे ऊंचाई सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, तो कौन है, तमिलनाडु। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा FSSAI। ठीक है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं वीडियो के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में। ठीक है, ई वेस्ट में से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक तैयार किया गया था IIT मद्रास द्वारा। ठीक है, ई वेस्ट को निपटाने के लिए, तो वो है ई सोर्स। ठीक है, ई सोर्स ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरीके से वो करना है। ठीक है, तो वो IIT मद्रास द्वारा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, ई सोर्स। अगला हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स क्या है। ठीक है, FI की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो FI के जिस FI की बात कर रहा है FI इंडेक्स, उसके फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, डन। निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना। ठीक है, तो भुवनेश्वर पहला शहर ऐसा बना जिसने 100% कोविड-19 टीकाकरण किया है। ठीक है, 100% कोविड वैक्सीन इन्होंने दिया। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है। ठीक है, तो जो आपका स्वयं सहायता समूह के उत्पादों में विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन चिरैया। ठीक है, कौन है, सोन चिरैया। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA का नियोजन यंत्र साधन जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग किया गया। ठीक है, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम उत्तराखंड में कब किया गया, 1978 में। ठीक है, 1978 में इसका प्रयोग किया गया था। तो ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका क्या है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नजला बोर्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ की हुई थी, ट्यूनीशिया। कहाँ की हुई थी, ट्यूनीशिया की। कौन, नजला बोर्डेन रमधाने। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट लाइफ। ठीक है, लाइफ। ठीक है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट को किस अवार्ड से नवाजा गया था। तो किस अवार्ड से इनको नवाजा गया था, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। ठीक है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इनको किया था जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, सत्य नडेला को। ठीक है, सत्य नडेला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा संयंत्र आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। ठीक है, तो एकमात्र विभूति जिसको क्या है भारत रत्न दिया गया था, तो वो है हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है, जीवी पंत जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था, 1949 में। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली यानी शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी हमारी जो सबसे लंबी नदी है। रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया। तो रामायण ये क्वेश्चन आपका वीडियो में आ सकता है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था। ठीक है, 2009 में ये घोषित किया गया था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और रामायण संबंधित क्वेश्चन कनिष्ठ साहित्य में भी आया हुआ है। अच्छा, गणिका नाटक के लेखक कौन थे।
अच्छा मैं आपको बताता हूँ। ओके, रामायण जो हमारा है, आपको क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, जो हमारा कनिष्क का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि रामायण किससे संबंधित है, रामायण उत्सव किससे संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन था सरूड़ और डुंगरा। ठीक है, तो ये जो आपका रामायण उत्सव है ये जोशीमठ, चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में लगता है, और वहाँ पर 2 गांव हैं, सलूड़, डुंगरा और सेलंग गांव। ठीक है, 3 गांव है वहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इस दौरान पत्थर यानी जो हमारे केमो सहतूत होते हैं, सहतूत उनकी लकड़ी से क्या है मुकुटे बनाए जाते हैं। और 2 अक्टूबर 2009, ठीक है आपको ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 2009, ठीक है 2 अक्टूबर 2009 को इसे क्या है विश्व विरासत घोषित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया था, सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया इसको। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, गणिका नाटक के लेखक कौन है। तो गणिका नाटक के लेखक हमारे कौन है, मौलाराम जी। ठीक है, कौन है, मौलाराम जी हमारे गणिका नाटक के लेखक हैं। अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, आपका मूर्तिकार के लिए अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध है। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। तो नागेंद्र सकलानी जो हमारे 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे। ठीक है, भानु सिंह भंडारी के साथ नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। तो 11 जनवरी 1948 को ये शहीद हुए थे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। ठीक है, तो किस शहर को सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है, आपका ये किया था हमारा टोक्यो को। ठीक है, ये कहा टोक्यो नहीं, ये हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 से किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। तो ये हमारा कोपहेगन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोपहेगन। सुनील लुल्ला। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क का CEO किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये हमारे नकुल चोपड़ा जी। किसको किया गया, नकुल चोपड़ा जी को यहाँ पर हमारे क्या है इसका CEO नियुक्त किया गया था। किसका, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है, का CEO किसको नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर नॉलेज लिया होगा किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व हुआ। बहुत अच्छे से पेपर इनका आया था, मॉडल पेपर था, और अच्छे खासे इसकी मेरिट जाने वाली है। तो जिन्होंने इसका पेपर दिया है वो प्री में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं प्री के लिए, तो वो क्वालिफाई भी हो सकते हैं। तो इसका जो मेरिट जाएगी यही है आपके 65-70 के आसपास जाएगी, मॉडल पेपर है। तो ओके दोस्तों, अच्छा लगा आपको वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अभी हमारा जो पेपर होगा वीडियो का, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।